इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई परेशानी ना हो, लेकिन बावजूद इसके आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परेशानियों को हल कराने के लिए किसी न किसी तांत्रिक या बाबा का सहारा ले लेते हैं। उन पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। इन तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में आज तक न जाने कितने लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर के बर्रा थाने का एक इलाका आता है आज़ाद कुटिया। आज़ाद कुटिया का रहने वाला सुरेश यादव, पत्नी का नाम रंजना। सुरेश यादव के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा सुधीर और छोटा बेटा सुनील। सुधीर जो कि शादीशुदा है, पत्नी का नाम मीना। सुधीर के एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम है अंजलि। सुधीर जो कि ठेकेदारी का काम करता है, तो वहीं पे उसके पिता सुरेश यादव दामोदर नगर नवबस्ता में अपने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है। सुरेश अपने छोटे बेटे सुनील के साथ उस रेस्टोरेंट को चलाता है। रेस्टोरेंट से भी ठीक ठाक पैसे कमाता है। सुरेश अपने पूरे परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 8 जून 2014 की सुबह सुबह। सुधीर हर रोज़ की तरह अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन सुधीर जैसे ही अपने काम पर निकल जाता है, उसके बाद उसके पिता सुरेश, उसकी माँ रंजना और उसका छोटा भाई सुनील तीनों एक साथ ही रेस्टोरेंट जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तीनों जब रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलते हैं घर से, तो मीना की बेटी अंजलि भी साथ जाने के लिए जिद कर देती है। आखिरकार सुरेश अपनी पोती को भी साथ में ले लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट के लिए रवाना हो जाता है। घर पे मीना अकेले रह जाती है। लेकिन शाम के 7 बजे के आसपास सुरेश जब अपने पूरे परिवार के साथ घर पे वापस आता है, मीना को आवाज़ देता है, लेकिन मीना कोई जवाब नहीं देती है। आखिरकार मीना की सास रंजना जब किचन में जाती है देखने के लिए कि कहीं उसकी बहू किचन में तो नहीं है, तो किचन में जब जाती है तो किचन का नज़ारा देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल किचन में ही मीना अपने गले में रस्सी बांध करके लटके हुए दिखाई देती है। दरअसल मीना की मौत हो चुकी थी। सुरेश का पूरा परिवार जब इस तरह की नज़ारा देखता है, चीख चीख करके रोना धोना शुरू करता है। चीख पुकार सुनकर आखिरकार आस पड़ोस के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में भी दी जाती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है, सबसे पहले मीना की डेड बॉडी को नीचे उतारती है। जब उसकी डेड बॉडी को चेक करती है तो मीना के शरीर पे कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं दिखाई देता है। पुलिस सबसे पहले मीना की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और अगले ही दिन पुलिस ये घोषित कर देती है कि मीना की हत्या नहीं हुई है, बल्कि मीना ने अपने आप को खत्म कर लिया है। पुलिस जब इस तरह की बातें मीना के घर परिवार वालों से कहती है, तो मीना के घर परिवार वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। लेकिन पुलिस इस केस की छानबीन करना बंद कर देती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना बंद कर देती है, तो मीना के घर परिवार वाले पुलिस के उच्च अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बहू अपने आप को कभी खत्म कर ही नहीं सकती है। दरअसल पुलिस के ऊपर दबाव दिया जाए कि पुलिस इस केस की छानबीन करे। आखिरकार उच्च अधिकारियों से थाना के ऊपर दबाव होता है और फिर पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, तो इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले मीना के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। लेकिन पुलिस जब मीना के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है, तो उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसमें मीना ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर राजेश के नाम पर रजिस्टर्ड है और यह राजेश नवबस्ता का रहने वाला है। लेकिन उस नंबर पर एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल वो नंबर 15 दिन पहले ही निकाला गया था और उस नंबर से केवल और केवल मीना से ही बातचीत किया गया था। 10 दिन के अंदर लगभग 15 बार बातचीत किया गया था। पुलिस राजेश से मुलाकात करने के लिए नवबस्ता में जाती है। पुलिस जब उस नंबर के बारे में राजेश से पूछताछ करती है, तो राजेश कहता है कि साहब वो नंबर मेरा नहीं है। हालांकि उस नंबर को निकालने में राजेश के ही डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को समझ में आ जाता है कि अपराधी ने शातिर तरीके से अपने दिमाग लगाया है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे नंबर निकाला है और तब अपने काम को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस भी अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देती है। पुलिस जब उस नंबर पर फ़ोन करती है, तो नंबर स्विच ऑफ बताता है।
लेकिन पुलिस अब उस नंबर का मोबाइल का ईएमआई निकालती है और फिर उस ईएमआई के जरिए ये देखती है कि फ़िलहाल उस मोबाइल में कौन सा नंबर चल रहा है। दरअसल उस मोबाइल में दूसरा नंबर चल रहा था। पुलिस को वो दूसरा नंबर मिल जाता है। पुलिस जब उस दूसरे नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी मोहन वाजपेयी के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये मोहन वाजपेयी नौबस्ता का ही रहने वाला है। पुलिस बिना समय गंवाए ही मोहन के घर पर जाती है और मोहन को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर मोहन से मीना की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। पहले तो मोहन इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही मोहन के ऊपर अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, मोहन तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। मीना की सुधीर से शादी लगभग 6 साल पहले हुई थी। मीना के पिता का नाम विजय कुमार यादव, जो गांधीनगर इटावा का रहने वाले हैं। घटना होने से ठीक 1 साल पहले मीना के मायके में एक शादी पड़ता है। सुधीर अपनी पत्नी के साथ इटावा एक शादी समारोह में जाता है, लेकिन जब शादी समारोह में पहुंचता है तो उसी शादी समारोह में सुधीर की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रूबी है। रूबी, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो विश्व बैंक कॉलोनी कानपुर की रहने वाली है, जो HDFC बैंक में मैनेजर पद पर नौकरी करती है। रूबी और सुधीर की जब शादी समारोह में पहली बार मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि रूबी और सुधीर के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसी शादी समारोह में रूबी और सुधीर दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं और उसके बाद से दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू होता है। रूबी और सुधीर के बीच में जब बातचीत शुरू होता है, बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन रूबी और सुधीर के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो सुधीर अपनी सारी सच्चाई रूबी को बता देता है। सुधीर कहता है कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरी एक 5 साल की बच्ची भी है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी रूबी सुधीर से बेइंतहा मोहब्बत करती है। दोनों का प्यार का परवान जब चढ़ता है, रूबी सुधीर के प्यार में इस कदर से पागल हो जाती है कि उससे एक दिन भी बात किए बगैर रह ही नहीं पाती है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार सुधीर की पत्नी मीना को मालूम चल जाता है। मीना को जैसी सच्चाई मालूम चलता है, अपने पति को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुधीर भी रूबी का इस कदर से दीवाना हो चुका था कि अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनता है। एक दिन सुधीर जब सुबह सुबह अपने ड्यूटी के लिए घर से निकल रहा था कि अचानक उसका मोबाइल फर्श पे गिर जाता है। लेकिन मोबाइल जैसे ही फर्श पे गिरता है, गिरने के बाद मोबाइल टूट जाता है। सुधीर जब मोबाइल ऑन करता है तो उसका मोबाइल ऑन ही नहीं होता है। दरअसल सुधीर को रूबी का मोबाइल नंबर याद भी नहीं था। इधर रूबी जब बार बार सुधीर के नंबर पर फ़ोन करती है तो सुधीर का नंबर हर बार ही स्विच ऑफ बताता है, जिससे रूबी भी काफ़ी परेशान हो जाती है। दरअसल रूबी को भी मालूम चल जाता है कि उसके और सुधीर के प्यार के बारे में उसकी पत्नी मीना को मालूम चल चुका था। इस बात को सोचकर रूबी काफ़ी परेशान हो जाती है। रूबी को लगता है कि सुधीर के साथ में कुछ गलत तो नहीं हुआ है, इसीलिए सुधीर के बारे में पता लगाने के लिए उसके घर पे चली जाती है। लेकिन सुधीर के घर पे जब रूबी पहुंचती है तो उस वक्त उसके घर पे केवल सुधीर की पत्नी मीना ही थी। रूबी जब सुधीर के घर पे पहुंचती है तो मीना से ही सुधीर के बारे में पूछताछ करती है। मीना रूबी से पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि मीना इससे पहले रूबी को नहीं देखी थी। रूबी अपना नाम बता देती है, लेकिन रूबी जैसे ही अपना नाम बताती है, मीना तुरंत ही उसे पहचान जाती है कि यह वही है जिसके चक्कर में मेरा पति पड़ चुका है। जैसे ही मीना अपने सामने रूबी को देखती है, अपने पति के बारे में तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन उसी दिन ही मीना के घर में ही रूबी और मीना के बीच में ज़बरदस्त तरीके से झगड़े तकरार शुरू होता है। झगड़े तकरार जब शुरू होता है, आवाज़ जब बाहर निकलती है, धीरे धीरे लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। मीना रूबी को काफ़ी जलील करके अपने घर से निकाल देती है। रूबी मीना के घर से जलील होकर वापस अपने घर तो आ जाती है, लेकिन उसी दिन ही मीना से बदला लेने की ठान लेती है। लेकिन जब उसके घर से वापस आती है तो इस झगड़े तकरार के बारे में सुधीर को कुछ नहीं बताती है। एक दिन रूबी जब अखबार पढ़ रही थी तो अखबार में ही एक तांत्रिक बाबा का ऐड देखती है। दरअसल उस तांत्रिक बाबा का नाम था अकबर अली, जो नौबस्ता इलाके का रहने वाला था। तांत्रिक अकबर अली ने दावा किया था कि किसी भी प्रेमी जोड़े को अगर कोई परेशान कर रहा है तो उनकी परेशानियों को वो चुटकी में दूर कर सकता है। रूबी जैसे ही इस ऐड को पढ़ती है, तांत्रिक अकबर अली से मिलने के लिए नौबस्ता में चली जाती है और फिर तांत्रिक बाबा से मिलकर अपने और सुधीर के प्यार के बारे में सारी कहानी तांत्रिक अकबर अली से बता देती है। तांत्रिक अकबर जब पूरी कहानी सुनता है तो रूबी को समझाते हुए कहता है कि तुम चाहती क्या हो, साफ साफ बताओ। रूबी कहती है कि बाबा कुछ ऐसा कीजिए कि सुधीर की पत्नी हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दे और मैं सुधीर से शादी कर लूँ।
रूबी जब इस तरह की बातें तांत्रिक से कहती है तो तांत्रिक उसे समझाते हुए कहता है कि इसका मात्र एक ही उपाय है कि सुधीर को पत्नी को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। तांत्रिक जैसे इस तरह की बातें रूबी से कहता है तो इसे सुनकर रूबी काफ़ी डर जाती है। कहती है कि अगर मैं पकड़ी गई तो जेल चली जाऊंगी और मैं सुधीर से शादी भी नहीं कर पाऊंगी। इस पर तांत्रिक अकबर अली रूबी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कभी पकड़े ही नहीं जाओ। दरअसल मेरे पास कुछ ऐसा मंत्र है कि मैं यहीं से पढ़ के फूंकूंगा और मीना अपने ही घर में अपने मुंह से खून निकाल कर खत्म हो जाएगी। तांत्रिक जब इस तरह की बातें रूबी से कहता है तो रूबी को भी ये सुझाव बिल्कुल ठीक लगता है। तांत्रिक रूबी से कहता है कि इस काम को करने के लिए 30,000 रुपया लगेगा। आखिरकार मीना भी तांत्रिक की बातों में आ जाती है और उसे 25,000 रुपया दे देती है। तांत्रिक उसे 1 सप्ताह का समय लेता है, लेकिन जब 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, मीना इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाती है। रूबी फिर से तांत्रिक अकबर अली से मिलने के लिए जाती है और जा कर के कहती है कि मीना अभी भी जिंदा है। तो तांत्रिक अकबर अली कहता है कि मीना का अभी समय बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन अब उसके पास मात्र 1 ही सप्ताह का समय है। इस सप्ताह में मेरा तंत्र विद्या काम कर जाएगा। रूबी वहाँ से घर तो आ जाती है, लेकिन 1 सप्ताह का और समय गुजर जाता है। मीना इस दुनिया को छोड़ के जाती ही नहीं है। इसलिए रूबी भी अब काफ़ी गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ही तांत्रिक से मिलने के लिए जाती है। लेकिन जब वहाँ पे अकबर अली से मिलने के लिए जाती है तो मालूम चलता है कि अकबर अली वहाँ से फरार हो चुका है। दरअसल अकबर अली का एक चेला था जिसका नाम है मनीष। मनीष से मुलाकात होती है। रूबी जब पूरी कहानी तांत्रिक बाबा के बारे में मनीष से बताती है तो मनीष रूबी को समझाते हुए कहता है कि यह तांत्रिक बाबा तुम्हारा काम कभी नहीं कर सकता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा काम हो जाए तो ये तुम्हारा काम मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। रूबी मनीष से कहती है कि तुम इस काम को कैसे करोगे। तो मनीष रूबी को समझाते हुए कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि मैं ऐसे अपने काम को अंजाम दूंगा कि किसी को लगेगा ही नहीं कि मीना की हत्या की गई है। मनीष जब अपने पूरे प्लान के बारे में रूबी को बताता है तो उसका प्लान रूबी को भी पसंद आ जाता है। मनीष रूबी से कहता है कि इस काम को करने के लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए। रूबी मीना से इस कदर से नफरत कर चुकी थी कि मीना को इस दुनिया से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। रूबी मनीष की भी बात मान जाती है और मनीष को 50,000 रुपये दे देती है। मनीष 50,000 रुपये तो ले लेता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए मनीष को एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ता है। मनीष एक ऐसा व्यक्ति ढूंढता है जिसे इस काम को करने के लिए मजबूरी हो। आखिरकार मनीष को मोहन मिल जाता है। मोहन जो नौबस्ता का रहने वाला है, पेशे से एक ड्राइवर है। मोहन जो काफ़ी कर्ज में डूबा पड़ा है। मनीष जब अपने पूरे प्लान के बारे में मोहन को बताता है तो मोहन भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस काम को करने से पहले अपने षड्यंत्र के तहत ही मोहन मार्केट में जाता है और फर्जी डॉक्यूमेंट पे पहले एक सिम खरीद कर लेकर आता है। लेकिन उस सिम से मीना को फ़ोन नहीं करता है, बल्कि अपने षड्यंत्र के तहत ही एक दिन तांत्रिक का रूप बनाता है और तांत्रिक के भेष में मीना के घर पे जाता है। लेकिन मोहन जब तांत्रिक के भेष पे मीना के घर पे जाता है तो उस दिन मीना भी घर पे अकेले ही होती है। मोहन मीना से कहता है कि तुम्हारे घर पे एक बहुत बड़ी ही मुसीबत आने वाली है। दरअसल तुम्हारे पति का एक महिला के साथ में चक्कर चल रहा है। मोहन जैसी ये सारी बातें मीना से बताती थी, इसे सुनकर मीना को भी मोहन पे काफ़ी भरोसा हो जाता है। दरअसल मीना को लगता है कि बाबा बहुत पहुंचा हुआ फ़कीर है, क्योंकि वाकई में उसके पति का रूबी के साथ में लव अफेयर चल रहा था। मोहन जैसी इस तरह की बातें मीना से कहता है, मीना आंख बंद करके मोहन पे भरोसा ही नहीं करती है, बल्कि उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है और हाथ जोड़ करके मोहन से कहती है कि बाबा मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दीजिए। मोहन मीना को समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें निजात दिला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तंत्र मंत्र की विद्या करनी होगी और तुम्हें मेरा साथ भी देना होगा। मीना भी, जो कि अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, अपने पति को बचाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार थी। मीना भी मोहन की बातों में आ जाती है। उसके बाद से मोहन अपने घर पे आ जाता है। अक्सर फ़ोन करके मीना के नंबर पे पूछता है कि तुम्हारे घर पे कोई है तो नहीं। मीना जब कहती है कि मेरे घर पे कोई नहीं है, उसी वक्त ही मोहन मीना के घर पे जाता है और मीना से कहता है कि अगर वाकई में तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति उस महिला से छुटकारा पा ले और उस महिला को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूं, तो तुम्हें थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी। मीना रूबी को इस दुनिया से हटाने के लिए किसी भी हद तक को जाने के लिए तैयार थी। मोहन मीना को समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे घर में एक तंत्र मंत्र की विद्या करूंगा और ये विद्या लगभग 3 दिनों तक चलेगा और इन 3 दिनों तक तुम्हें अपने ही किचन में एक रस्सी बांधकर तुम्हें अपने गले में बांधकर एक टूल पे खड़े होकर के लटकना होगा।
जैसे ही तुम लटकोगी उस टूल को तुम्हें अपने पैर से नीचे गिरा देना है। उसके बाद से तुम्हारे गले में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तुम्हारे गले में थोड़ी सी तकलीफ होगी मैं तुम्हें बचा लूँगा। पर याद रखना, जितनी तुम्हारे गले में तकलीफ होगी उससे 4 गुना ज़्यादा तकलीफ रूबी को होगी। मोहन जब अपने पूरे तंत्र मंत्र विद्या के बारे में मीना को बताता है, मीना मोहन पे आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। उसके बाद से मोहन अपने घर पे आ जाता है। बीच बीच में कभी उसी नंबर से मीना के नंबर पे फ़ोन करता है। उसी वक्त ही मीना के घर पे जाता है जब उसके घर पे कोई नहीं होता है। ये प्रक्रिया लगभग 3 दिनों तक मोहन मीना के साथ करता है। मीना जब भी अपने गले में रस्सी बांधकर टूल पे खड़ा होकर लटकती है, अपने ही पैर से टूल को मार देती है। टूल जैसे ही गिरता है मोहन उसे जा कर के बचा लेता है। लगभग 3 दिन का जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाता है, उसके बाद से 8 जून 2014 को सुबह सुबह मोहन फिर से मीना के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि तंत्र मंत्र विद्या का आज आखिरी दिन है। रूबी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। उस दिन मीना भी अपने घर पे अकेली होती है, लेकिन मोहन जब मीना से मिलने के लिए जाता है तो अपने षड्यंत्र के तहत मनीष को भी साथ में ले लेता है और साथ ही साथ अपने पिता अजय कुमार को भी ले लेता है। दोनों को लेकर के मीना के घर पे जाता है। मनीष को मीना के गेट पे खड़ा कर देता है ताकि वो देखता रहे कि कोई बाहर से अंदर ना आए। अपने पिता को साथ अंदर लेकर के जाता है और मीना से कहता है कि तंत्र मंत्र विद्या की आज आखिरी दिन है, इसीलिए मैं अपने चेले को भी साथ में लेकर आया हूँ। हर रोज़ की तरह मीना जब अपने गले में रस्सी बांधकर टूल पे खड़ा होकर के लटकती है, जैसे ही अपने पैर से टूल को मारती है मीना छटपटाने लगती है, लेकिन मीना वहाँ पे छटपटाते रह जाती है। मोहन उसे बचाने ही नहीं जाता है। आखिरकार थोड़ी देर छटपटाहट होने के बाद मीना एकदम से शांत हो जाती है। दरअसल मीना हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। उसके बाद से मोहन, उसका पिता और उसका दोस्त मनीष बड़े आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में मोहन जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस मोहन के ही तहरीर पर उसके पिता, उसके दोस्त मनीष, रूबी और तांत्रिक बाबा अकबर अली, इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।